नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। स्वागत कर रहा हूं मैं अनुपम मिश्रा जी का आज के कार्यक्रम में। और हम बात करेंगे अ, इस समय के होने वाले कुछ करंट टॉपिक्स की। स्वागत है आपका। आरंभ करने नमस्कार से सर, पूर्व नमस्कार। सभी को याद दिला दें नमस्कार। कि दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में रजिस्ट्रेशन आप अवश्य करा लें। बहुत कम सीटें बची हैं। तो अनुपम जी, देख रहा हूँ कि अब तो उत्तर प्रदेश में भी सर तन से जुदा वाला मामला चलने लगा है। बड़े फख्र से कहा जाता था यूपी में दंगे नहीं होते, यूपी में हो गए 2-3। देखें, पिछले 2 दिनों में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड और उत्तर प्रदेश, 5 जगह या मंदिरों पर हमले हुए हैं, शोभा यात्राओं पे। 5 राज्यों में 24 घंटे में हुए। तो जहां तक यूपी का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगाए जाने का डेफिनेटली आपको असर नजर आ रहा है। मैं बताता हूँ क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब, आप सरकारी जमीन पे अगर किसी का अतिक्रमण हो तो आप अभी भी खाली करा लें, और वो हो भी रहा है। बहराइच में जहां दंगा हुआ है वहीं पे चला भी है बुलडोजर, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले। लेकिन अभी तक योगी सरकार ये कर रही थी, दंगे वाले जो दंगाइयों के घरों पे बुलडोजर चला रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब देखिए साहब, फर्क कहाँ पड़ता है। ये जो दंगा करते हैं, ये एकदम जिसे कहना चाहिए नई उम्र के लड़के होते हैं। जब ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी तो इन लड़कों को रोकने के लिए इनके माँ बाप खड़े हो जाते थे, खबरदार तुम एक पत्थर नहीं चलाओगे, तुम पत्थर चलाओगे हमारा घर जीत जाएगा। लेकिन जब से इस बात की गारंटी हो गई कि आपका घर नहीं गिरेगा, परिवार पे कोई आंच नहीं आएगी, तब से फिर से आपने देखा एकदम जिसे कहना चाहिए एकदम खुली छूट हो गई है। और बाकी भी लड़के हैं, पुलिस प्रशासन से डरते नहीं है, जेल जाने से डरते नहीं है, तो वो एकदम तमाशा मचा के रख दिया है। बहराइच में जो आप देख रहे हैं, और जिस लड़के की मॉब लिंचिंग की गई है गोपाल नाम के, तो उस पे आरोप है कि साहब उसने एक मुस्लिम घर पे हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा फहरा दिया। मैंने तो ट्वीट भी किया और आपने शायद रिट्वीट भी किया। मैंने दिखाया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हरे झंडे फहराए गए, मंदिरों पर फहराए गए, मूर्तियों पर फहराए गए। और बल्कि आज तो कल रात को तो पश्चिम बंगाल में मूर्तियों में आग लगा दी गई। कहा साहब, मतलब आप सोचिए, मूर्तियों में आग लगा दी गई, जल रही है धू धू करके। और वो जो पश्चिम बंगाल में जो भाजपा के नेता हैं, क्या नाम है उनका, मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने इसको बाकायदा ट्वीट भी किया है। उन्होंने दिखाया भी है कि साहब शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा भी है कि बताइए, मूर्तियां जल रही हैं, कहीं मूर्तियां तोड़ रहे हैं, कहीं मूर्तियां जला रहे हैं, कहीं मंदिरों के ऊपर चढ़ के झंडा फहरा रहे हैं। और एक लड़के की हत्या को, एक मॉब लिंचिंग को इस तरह जस्टिफाई किया जा रहा है कि साहब उसने भगवा झंडा फहरा दिया, उसकी मौत तो ठीक ही थी। और मजेदार बात यह है कि साहब मुस्लिम हैंडल्स तो कर ही रहे हैं, वो तथाकथित सेकुलर हैंडल्स भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और मतलब इसके आज जस्टिफिकेशन कह रहे हो। पहलू खान का किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो पहलू खान पे अभी तक वो होता है। तो मेरा अपना मानना है कि साहब बहराइच में खास तौर से हमास वाली कार्रवाई हो गई, इजराइल वाली कार्रवाई हो रही है। तो जैसे आपने देखा था हमास की कार्रवाई पे जश्न मना था, यहां भी जश्न मना लिया गया। इजराइल की कार्रवाई पे जैसे रोना पिटना मचा था, अब यहां रोना पिटना मचता आपको नजर आएगा। मानवता से लेकर संविधान तक की दुआइयां दी जाएंगी। हर बार वही किस्सा, शुरुआत भी वैसे ही होती है और अंत भी वैसे ही होता है। आपको याद होगा गांधी ने अपना यंग इंडिया में लिखा था कि मुस्लिम इज अ बुली। तो
एकदम वही कार्रवाई आपको बार बार नजर आ रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से। जब आप जहां आप जानते हैं कि इस सब हरकतों का क्या अंजाम होगा, अगर आपका घर नहीं भी गिराया जाएगा तो आपकी गिरफ्तारी तो कोई नहीं रोक पाएगा, आपको सजा तो कोई नहीं रोक पाएगा, ज्यादातर केसेस में तो ऑपरेशन लंगड़े से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन फिर भी हो रहा है सर। ये तो आज से थोड़ी हो रहा है, नहीं, हमेशा से हो रहा है, ये तो हमेशा से हो रहा है, बिल्कुल। जिस दिन से भारत में मुगलिया सल्तनत का पतन हुआ है, ये तब से हो रहा है। क्योंकि असली सल्तनत तो चली गई, लेकिन वो जो असर्शन है कि नहीं हमारी सल्तनत चली गई तो क्या हुआ, हम जहाँ पर भी हैं वहाँ एक मुगलिया सल्तनत है, वो असर्शन तो कभी नहीं गया। तो पहला जो दंगा हुआ है जो रिकॉर्डेड है, वो शायद 1735 या 1737 का है। और उस वक्त तक जो मुगलिया सल्तनत थी उसकी आब जा चुकी थी, सिर्फ खंडहर बाकी रह गए थे। तो ये साइकोलॉजी क्या है उस पर विचार करना आवश्यक है। देखिए 1929 में जिन्ना ने एक 14 पॉइंट चार्टर दिया था, जो कि मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट दी थी भारत की स्वतंत्रता के लिए, उसके जवाब में था। तो उस 14, आज मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया है कि वो जो 14 पॉइंट का जो 13वां पॉइंट था, वो था मुस्लिम कल्चर और आपके मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और वगैरह वगैरह सब की चीज़ों के बारे में था। तो उसको बाद में जब उसका खुलासा किया था तो मुस्लिम कल्चर के बारे में जिन्ना ने ये मांग की थी कि साहब के हमारी मस्जिदों के आगे से जुलूस नहीं निकलेंगे, गाना बजाना नहीं किया जाएगा, और हमें काउ स्लॉटर की पूरी आज़ादी होगी, ये सब मांगे थी उस वक्त। और ब्रिटिश जो थे वो उनको इंडल्ज भी करते थे, आपको भी पता है। बस आश्चर्य ये है कि सब ब्रिटिश क्यों, नेहरू भी इंडल्ज करते थे। वो तो हाँ मंदिरों को ढकवा देते थे। जब वो सऊदी अरब के किंग आए थे तो उन्होंने तो मंदिरों को ढकवा दिया था, हाँ, नेहरू भी काशी इंडल्ज में करते थे। मंदिरों को ढकवा हाँ दिया गया था, हाँ हाँ काशी में हाँ। मंदिरों को ढकवा दिया गया था। ये अलग बात है कि वही सऊदी अरब जो है वो अब मूर्तियां बनवा रहा है, तो वो भी योगासन करती महिला मदीना की में मूर्ति लगवाया बनवा। है, मदीना में लगवाया है। लेकिन वो जो आपके जो एक सुप्रीमेसिज्म का जो एक फितूर है, वो तो कहाँ जाएगा, वो तो किताबों से आता है, वो किताबों पर आप उंगली उठा नहीं सकते। उठा सकते हैं साहब, आप उनकी रिलीजियस किताबों पे उंगली नहीं उठा सकते, मत उठाइए। आप इतिहास की किताबों पे तो उठा सकते हैं ना। मैं मीनाक्षी जान को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात वो कह रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनवाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान था वो तो गए नहीं। पाकिस्तान मूवमेंट तो अलीगढ़ से शुरू ही हुआ था। तो साहब, या अलीगढ़ से शुरू हुआ था या हमारे यहाँ प्रयागराज जो इलाहाबाद था तब से वहां शुरू हुआ था, लाहौर तो बाद में पहुंचा। तो वो कह रही थी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया था वो तो पाकिस्तान गए नहीं। अब जब वो गए नहीं तो उनको अपना यहाँ पे रहना जस्टिफाई करना था। जस्टिफाई तो ये इरफान हबीब के जो अब्बा थे वो भी आप अलीगढ़ के प्रोफेसर थे, और उन्होंने पहली द हम्म महमूद ऑफ गजनवी करके एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारे यहाँ जितने इस्लामी जिहाद हुए उनका जिहाद यानी मुस्लिम आइडियोलॉजी और धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। और उसके बाद पूरा एक नैरेटिव बनता चला गया जिसको लेफ्टिस्ट पूरे सेक्शन ने उठा लिया, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने उठा लिया। तो साहब, आप उनकी मजहबी किताबों पे सवाल उठा पाए ना उठा पाए, इतिहास की किताबों पे तो उठ भी रहे हैं, और उनके बदलने का वक्त भी है संजय जी। जी हाँ, वो तो है। और वैसे तो ये जो आप बता रहे हैं ये पूरा जो अलीगढ़ स्कूल एंड इलाहाबाद स्कूल, इसकी जो पूरी हिस्ट्री है, किस तरह से इन्होंने हमारे ऐतिहासिक किताबों को नष्ट किया, इतिहास को नष्ट किया, और अपना जो है वो एक नया नैरेटिव थोपा। ये मैंने, मेरी पुस्तक है अनब्रेकिंग इंडिया, उसमें पूरा डिटेल इसमें जो है वो चार्टेड आउट है उसके अंदर। बल्कि ये मोहम्मद हबीब की जो स्ट्रेंथ है वो तो ये है कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। आपको पता है जब खिलाफत मूवमेंट फेल हो गया और गांधी जी ने खिलाफत की समाप्ति की घोषणा कर दी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक अलग पार्टी बना ली, उसका नाम था स्वराज खिलाफत पार्टी। और स्वराज खिलाफत पार्टी के में ज्वाइन किसने किया था? मोहम्मद हबीब ने।
मोहम्मद हबीब साहब स्वराज खिलाफत पार्टी के सदस्य बन गए थे और तभी से वो नेहरू परिवार के अत्यंत निकट हुए। और बाद में आप देखिए कि वो उन्होंने इतिहास पढ़ाया जवाहरलाल नेहरू को, उनके बेटे को, और उनकी पोती को भी पढ़ाया। पोती के ट्यूटर थे वो। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं ये। इनका तो क्या करेंगे आप। अब आप ये जो देख रहे हैं, तो ये केवल ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इससे देख रहे हैं आप। ये देख रहे हैं कि भाई ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें एक पूरे वर्ग को ये लग रहा है कि साहब हमारा वीटो समाप्त हो गया और हमें अब डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा। ये वही मानसिकता तो नहीं है जो डायरेक्ट एक्शन डे के पीछे थी। बड़ी मतलब मैं कहूँगा कि बहुत गंभीर और खतरनाक बात शुरू हो रही है। डायरेक्ट एक्शन डे गृह युद्ध था और आज भी लोग गृह युद्ध की तरफ ही देश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिसे कहना चाहिए कि बड़ी बात यह है कि इवन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी, और इसका एक कारण है, देखें आप, वो तमाम लोग जो सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं और लोग उकसा रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा था, उसने याहिया सिनवर ने कहा था कि हम सीज फायर चाहते कहाँ हैं, हम तो चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनी मरे। जितने फिलिस्तीनी मरेंगे हमको तो उतने उससे दुगने जिहादी मिलेंगे। तो ऐसा ही हमारे देश में बैठे हुए कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स कर रहे हैं। उनके खुद तो घर भी सुरक्षित हैं, उनके उनके बच्चे भी। जो कश्मीर में आपने देखा कि गिलानी से लेके, मुफ्ती से लेके, फारूक से लेके सब अपने बच्चों को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दिल्ली भेज देते थे और गरीब बच्चों से पत्थर चलवाते थे। हमारे देश का जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है, जिसको अशरफ कहा जाता है या जो भी कह ले, नाम ले ले उनको, तो वो साहब यही कर रहा है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो स्तंभकार हो, चाहे वो किसी भी समाज के वर्ग में हो, उनका पूरा खेल ही यही है कि बैठ के लोगों को बरगला रहे हैं। वो अभी भी अपने आप को मुगलिया सुल्तान समझ रहे हैं और इसके लिए उनको जो स्ट्रीट पावर चाहिए, उस सड़क पे इन बच्चों को छोड़कर इनको गोली खाने के लिए और पत्थर चलाने के लिए आगे कर दिया जाता है। लेकिन बात धीरे धीरे, जो बात वो नहीं समझ रहे हैं कि बात धीरे धीरे उनके कंट्रोल से भी बाहर हो रही है। वो अभी तक इस स्ट्रीट पावर के प्रयोग सिर्फ इसलिए करते थे कि उनकी अपनी हैसियत बनी रहे, लेकिन अब उनकी अपनी हैसियत तक बात नहीं रह गई है। आप भस्मासुर बना सकते हैं, भस्मासुर आपके कहने से वापस नहीं जाता, उसको फिर मारना पड़ता है। तो इस तरह जो हमारा जो अशरफिया है और जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो वो जिस तरह के छोटे छोटे भस्मासुर बना के स्ट्रीट पावर के रूप में यूज कर रहा है, और जिसके चलते उनको लगता है कि उनका अभी भी मुगलिया सल्तनत का गुमान बाकी रहेगा। अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं रह गए हैं संजय जी, किसी के कंट्रोल में नहीं रह गए हैं। बहराइच वाली घटना बताती है एकदम, ये यंग लड़कों ने एक एक लड़के को घसीट कर घर में ले जाकर उसकी लिंचिंग कर दी। तो अभी किसी के कंट्रोल में नहीं रह गया है मामला, और ये भी बहुत ही गंभीर रूप ले रहा है। एक ऐसी शोभा यात्रा नहीं जाती जिसमें पत्थर न, एक शोभा यात्रा नहीं जाती जिसपे पत्थर ना चले। एक मंदिर नहीं बचा हमारा, एक धार्मिक स्थल नहीं बचा हमारा जिसको लेकर कोई ना कोई तमाशा ना हुआ हो। बताएं, आप पश्चिम बंगाल में आपने मूर्तियों में ही आग लगा दी, कहीं मूर्तियों के आप हाथ तोड़ दे रहे हैं, मूर्तियां तोड़ दे रहे हैं, कहीं उसके ऊपर झंडा उतार के अपना लहरा दे रहे हैं, कोई शोभा यात्रा निकल रही है उसमें पत्थर चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। आप सोच के देखिए, पहले तो ऐसा नहीं होता था। और पहले और अब में वही अंतर आया जिस बात से अपनी आपने बात शुरू की, कि उनको लगा कि साहब हमारा जो, वो हम जो किंग मेकर हुआ करते थे, मुस्लिम वोट जिसको चाहता था वही बनता था, मुस्लिम वोट जिसको जिताता था वही जीतता था। वो जो एक अभी जो बात आपने कही कि जब से उनको ये लगने लगा है कि साहब हमारा वीटो पावर चला गया, तब से वो और उग्र हो चुके।
हाँ जी, और इसमें एक और भी बात कहनी पड़ेगी कि कल फिर से वही बात हो रही थी जो मैंने आपको बताया, जिन्ना का जो चार्टर था। कल कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि साहब कि आप मुस्लिम एरिया से शोभा यात्राएं क्यों निकालते? तो उनके कहने का अर्थ ये है कि ऑफिशियली आप जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में बना दें। देखिए, ये मुस्लिम एरिया जो घेटोज की बात आती है, ये भी आप देखें, सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था। सरदार पटेल ने कहा था कि अगर स्थान विशेष पे मुस्लिम एरियाज होंगे तो फिर वहां दिक्कत आएगी, पर उस समय नेहरू ने कहा था कि नहीं, इनको सुरक्षा का एहसास होगा। आज करीब करीब हर जगह, और सुनिए, आप भारत की बात ना करें, आपको तो अब तो लंदन में भी नो गो एरियाज मिल रहे हैं ना। अब तो आपको लंदन में भी ऐसी जगहें मिल रही हैं जहां वो कहते हैं शरिया पेट्रोल चलती है, ब्रिटिश पुलिस नहीं घुस सकती। अब तो ऑस्ट्रेलिया में नजर आने लगा है, यूएस में नजर आने लगा है। तो ये जो मुस्लिम एरिया वाली बात है कि साहब आप इस इलाके से ना निकालें, उस इलाके से ना निकालें, आप सोच के देखें कि कौन सा एरिया हिंदुस्तान में ऐसा होगा जो दिन में 5 बार चिल्ला चिल्ला के ये नहीं सुनता होगा कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनी नहीं है, जिसके कानों में अजान की मतलब 5 बार अजान सुनाई पड़ती है आपको। और लेकिन शोभा यात्रा के समय मुस्लिम एरिया आप बता देते हैं। तो साहब वही शेर जो आप अब तक सुनाते आए हैं उसी को दोबारा दोहरा दूं, मतलब कि साहब किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। हाँ खैर, उनको तो जवाब दे दिया गया था, मियाँ कल्लू को, जिसने जिन जिनके बाप दादाओं ने ले लिया अलग पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वो तो बात अलग है, लेकिन साथ ही जो है ये जाकिर नाइक की भी निंदा कर रहे हैं। वो तो सच बातें कह रहा है। जाकिर नायक की निंदा कहाँ हो रही? जाकिर नायक की निंदा पाकिस्तान में हो रही है। अरे गो साहब, बैक यहाँ वाले भी कह जाकिर। रहे हैं, आपने सुना नहीं? आपने साइमा साइमा सुना का सुना ट्वीट सुना नहीं सुना। पढ़ा? वो नहीं नहीं, साइमा मैंने वो तो जिसको खूब जाकिर पढ़ा नाइक है। कह रहा है कि ये बाजारू औरत है, वो भी निंदा कर रही है। बस 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 उसी उतने ही ट्वीट की निंदा हुई है, और निंदा भी बड़े ही नरम शब्दों में हुई है। हाँ, तो आप समझे ना, बस केवल अब उसी ट्वीट आप की ये निंदा हुई। बताएं कि हमारे आरफा का क्या होगा, साइमा का क्या होगा, सबा का क्या होगा, राणा का क्या होगा? इन सबको पब्लिक प्रॉपर्टी कह दिया गया तो निंदा तो होगी ना। और एक बार नहीं, 2-3 बार कहा उसने, ये भी कहा, इसके अलावा और कोई शब्द बचता ही नहीं मेरे पास। मैं इसे ये कहने के लिए एकदम उचित बात कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई शब्द। एक बड़ी अजीब सी बात है, आप देखें, पूरा पाकिस्तान उबल पड़ा कि किस पागल को बुला लिया, भगाओ इसको, किस पागल को बुला लिया है, भगाओ इसको। लेकिन हकीकत है कि अच्छा, एक बात मैं देख रहा था, वहां एक पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे थे, संजय सर, कि साहब इसको भारत भारत बड़ा महान देश है, इस पागल को वो दशकों से झेल रहे हैं। आप सोचिए, इसको हम झेल नहीं रहे हैं। हम हैदराबाद पुलिस अकेडमी में इसको बुला के नए आईपीएस अधिकारियों को भाषण दिलवाते थे। जो आदमी कहता हाँ, था, वो भी टेररिज्म पे। हाँ, जो आदमी कहता था, जो आदमी कह रहा है कि रेप के लिए औरत बलात्कार है, बलात्कार के लिए औरत जिम्मेदार है क्योंकि उसने अपना चेहरा दिखा दिया, वो आदमी नए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहा था। और आपको बताओ, हैदराबाद पुलिस अकेडमी में साहब लोग कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा उस साल हुआ, कि नए जो ट्रेनी आईपीएस आए थे उन्होंने झगड़ा कर लिया, स्टेज पे चढ़ गए कि क्या बकवास कर रहे हो, नहीं सुनना है तुमको। और इतना सा वहां पे बैड ब्लड हो गया। लेकिन चूंकि उस समय सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो इनके चलते ये वहां पहुंच तो गए थे, लेकिन फिर दोबारा दोबारा नहीं जा पाए। दोबारा इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो यंग अधिकारियों ने इनको सुनने से इनकार कर दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सोचिए, ऐसा आदमी, अच्छा क्यों नहीं साहब, 50 लाख रुपया चंदा दिया था सोनिया गांधी को, तो जब पोल खुल गई तो अच्छा, लौटाने का कल्चर क्या है साहब? जब चंद सुने सुने रुके 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 जब जब सोनिया गांधी की पोल खुल गई तो 50 लाख वापस दे लो। जब सिद्धारमैया की पोल खुल गई तो कहा 14 प्लाट वापस दे लो। जब खड़गे की पोल खुल गई तो कहा 5 एकड़ जमीन वापस दे लो। तो ये तो एक अजीब साहब गजब का कल्चर है ये। तो मैं तो कांग्रेसियों से यही कहूंगा, अगर इतना ही वापस कर रहे हो तो भाई हमारा देश हमको वापस कर दो। भाई, लॉ में आप तो जानते हैं, क्रिमिनल लॉ में एक बार अगर आपने ले लिया, चोरी कर ली, तो वापस करने से आपका अपराध
कम नहीं। ना 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 ना, वो शरीयत का लॉ देखते हैं जिसमें ब्लड मनी का कंसेप्ट है, जहां हत्या को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं ब्लड मनी देकर, तो वो शायद हाँ, शरीयत की बात कर रहे होंगे। उसको कहते हैं दियत। तो वो दियत का सिद्धांत होता है। हाँ, तो बस वो दियत का सिद्धांत देके वो लौटा रहे हैं। नहीं, लेकिन साहब देखिए, कल मैंने एक नीरज अत्री के साथ में एक जाकिर नायक के ऊपर एक पूरा एक एपिसोड किया 45 मिनट का, और उसमें हमने पाया कि भाई वो जो कुछ भी कह रहा है वो तो पूरी तरह से बड़ी किताब छोटी किताब के, बड़ी किताब और छोटी किताब की रोशनी में ही कह रहा है। एक भी बात गलत नहीं है। वो कह रहा है पीडोफिलिया, तो आप उठा के देख लीजिए, कुरान शरीफ 65.4 बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, अलाउड है। तो वो कहा, वो कोई भी चीज गलत नहीं कह रहा। देखें साहब, दो लोगों का अब वो बहुत सही एहसान। बात कह रहा है कि भाई किसी किसी औरत को देखकर अगर आपके मन में हलचल नहीं हुई तो फिर यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। आपने देखा कि सामने जो इंटरव्यू औरत ले रही थी कितनी असहज हो गई थी, ये हे भगवान या अल्लाह किसके सामने बैठ के इंटरव्यू ले ले। अच्छा देखिए, दो लोगों का दुनिया को बहुत एहसानमंद होना चाहिए। एक जाकिर नाइक और दूसरे एक लंदन में पागल घूमता है डॉक्टर अंजिम चौधरी, पाकिस्तानी डॉक्टर, इस समय लंदन में है। तो साहब उसको तो खैर अब जेल भी हो गई है, लेकिन यही दोनों लोग हैं जिन्होंने खुल खुलकर इस्लाम के बारे में बहुत डिटेल बताया। अंजिम चौधरी तो कहता भी था, कहता था कि आपको मेरी बातें इसलिए बुरी लगती हैं क्योंकि हमारे बाकी जो मुसलमान हैं सूट टाई पहनकर आपके पास आके आपको उल्लू बनाते हैं, लेकिन जब यही लोग आते हैं हमारे मस्जिद में तो वही बात कहते हैं जो हम कह रहे हैं। हम एकदम सही बात कह रहे हैं, हम इस्लाम को पूरा एकदम साफ साफ नाजिल कर रहे हैं। अब आपको दिक्कत है तो आप इन लोग के हाथ बेवकूफ बनते रहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक बिल्कुल साहब। वो हाँ, डॉक्टर जाकिर महमूद, नाइक जो बात कह रहे हैं वो हम्म, बात इतनी क्लियर, क्रिस्प, प्रिसाइज और सही है कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत सिर्फ ये है कि जब जाकिर नाइक बोलते हैं तो वो जो एक पूरा एक उल्लू बनाओ गैंग चल रहा है कि रिलीजन ऑफ पीस फला ठिकाना, तो उनको दिक्कत होती है। उनको लगता है साहब ये तो हमारी पोल खोल रहा है। और ये भी बड़े मजे की बात है कि रिलीजन ऑफ पीस कहाँ से आया। कहते साहब इस्लाम का मतलब होता है पीस। अरे भाई, इस्लाम का मतलब पीस नहीं होता है। इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन, टोटल सबमिशन। इस्लाम आस्क्स फॉर टोटल सबमिशन, और टोटल सबमिशन जो नहीं करेगा उसके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ होगा सब होगा। उसके बाद फिर आप कहते रहिएगा अस्तगफिरुल्लाह और वगैरह वगैरह जो भी कहना चाहिए। लेकिन नहीं, लेकिन आप सोचें, आज मैं देख रहा था कि साजिद रशीदी, वो तिरछी हम्म, टोपी वाले, एक बार हम्म, मेरे साथ टीवी 9 पे किस चैनल पे मैं बैठा था, मुझसे भी काफी भिड़ंत हो गई थी उसकी। आज वो कह रहा था कि हिंदू जिसको देवी कहते हैं उसी का रेप करते हैं। मतलब क्या बकवास एकदम। आप सोचें कि आज कन्हई उसका कौन कौन तिवारी था वो लखनऊ में, जिसका कमलेश तिवारी, क्या नाम था उसका, जिसका सर कलम कर दिया था। कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी, नूपुर शर्मा छुपी छुपी घूम रही है, कमलेश तिवारी का सर काट लिया, कन्हैया लाल को वो का सर काट लिया। और ये पागल तिरछी टोपी वाला बैठ के कुछ भी कहता रहता है साहब। हिंदुस्तान में बैठ के कह रहा है कि हिंदू जिसको देवी कहते हैं उसी का रेप करते हैं। मैंने आज उसका वीडियो शेयर किया है। दिस शुड नॉट बी अलाउड। और देखिए मेरी बात को सुने, अगर इन्होंने गाजियाबाद या नोएडा में भी कही होती थी दिक्कत में आ गए होते। तो दिल्ली में कह रहे हो, और इस समय ये इनकम्बेंट है भाजपा पे, दिल्ली पुलिस पे, अमित शाह पे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये तो टाइम्स नवभारत पे कही है, उसका स्टूडियो तो नोएडा में ही है। वो स्टूडियो में नहीं आता है, वो अपने ही यहाँ से घर से बोलता है। बहरहाल नोएडा में भी एफआईआर हो सकती है, एफआईआर कहीं भी हो सकती है, एफआईआर कहीं भी हो सकती है। और मुझको लगता है अगर बहराइच का इतना बड़ा दंगा नहीं हो रहा होता, और बहराइच में अगर मुख्यमंत्री की और इस प्रदेश की पूरी ताकत इस समय नहीं लगी होती, आपने देखा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कैसे पिस्तौल लेके दौड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अब तक इसमें कोई कार्रवाई हुई है। किसी का मुकदमा तो दर्ज हुआ ही होता। आखिर जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके खिलाफ भी होगा। साहब ये बहुत तमाशा हो गया, एक हद के बाहर की बात हो गई। आप नेशनल टीवी पे आके इस तरह की बकवास कर रहे हैं जो किसी को भी दुखी और व्यथित करने के लिए पर्याप्त है।
इसमें जो है ना, जब इस तरह की बातें बोलते हैं जो सामने बैठे होते हैं, एक्चुअली क्या है कि एक बड़ा दिक्कत जो मैंने महसूस की वो ये हुआ कि हिंदुओं को इस्लाम की समझ जो है वो लगभग स्वतंत्रता के 1.5-2 जनरेशन के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो गई, जो हुआ करती थी। अच्छा, उर्दू समझने वाले भी ख़त्म हो गए। आप ये देखिए कि मुझे इतनी दिक्कत आ रही है फतावा आलमगीरी ट्रांसलेट कराने में, मुझे इतनी समस्या आ रही। मुस्लिम कोई करेगा नहीं, वो कहता है कि साहब की तो धर्म विरोध कार्य है, और हिंदू किसी को जो है वो उर्दू आती नहीं आजकल। तो एक आता है वैसा उसको। मेरे साथ एक चैनल पे बैठा था, तो उससे मैं आपको उसकी क्लिप ढूंढ के दूंगा। जो आप कह रहे हैं इस्लाम समझने की सलाहियत नहीं रही, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि उसमें समझा रहा था यही साजिद रशीदी। तो उसने कहा कि एक मुसलमान कभी बुत नहीं तोड़ेगा। हमने कहा साहब अच्छा। आपके यहाँ तो हमने कहा आपके यहाँ तो काबा से बुत तोड़ने की सही शुरुआत हुई थी साहब। 364 बुत तोड़े गए थे। अब साहब उसमें हत्थे से उखड़ गया, एकदम हत्थे से उखड़ गया, लगा चिल्लाने, बोला मैं वो तो तुम्हारे जैसे हदीस में लिखा हुआ है, हक और बातिल, हाँ कि अब हक तो आ गया मतलब है और बातिल खत्म। हाँ, तो लगा लगा साहब चिल्लाने मेरे ऊपर कि तुम्हारे जैसे मामूली आदमी की मुंह नहीं लगता वगैरह वगैरह। तो बहरहाल वो अपनी जगह है, मैंने उसको वैसे जवाब दे दिया। साजिद रशीदी एक बार मेरे सामने डिबेट छोड़ के भागा है। वो मेरे सामने भागा अंबर है साहब, मैं वीडियो भेजूंगा अम, आपको, मेरे सामने भागा अंबर है। जैदी ने मुझको और उसको आमने सामने कर दिया, एक बिल्कुल यूट्यूब पे, मैं और साजिद रशीदी। और उसके बाद फिर मैंने उसको शुद्ध उर्दू में जब मैंने उसको बातें सुनाई तो वो भाग गया। बड़ी तो समस्या है साहब, बड़ी समस्या है, ये ये मतलब एक ये ये बात जो है ना, ये कम से कम लोगों को थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब ये बड़ी बड़ी बातें करें इस्लाम के हवाले से, और वैसे मैं कहता हूँ सबको जाकिर नायक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो मैं तो सच कह रहा हूँ, बता रहा है, मैं तो कह रहा हूँ। और वो सच बता रहा है। एक बात और बता जो संजय सर, जितना कंफ्यूजन है ना ये सब आपके शहर वाले लोगों को है। आप गांवों में जाएं, आप थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएं, आप अर्बन एरिया से बाहर निकालें, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहां पे वो मतलब वर्ड ऑफ माउथ अभी तक कैरी कर रहा है। वहां पे अभी भी कहानियां चल रही, वहां पे अभी भी कंसेप्ट क्लियर है एकदम। ये सारा कंफ्यूजन ये शहरों में है, आप गांवों में जाए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, यकीन करें। और कैसी कैसी कहावतें जो कि मैं बोल भी नहीं सकता टीवी पे। तो अब आपको जो स्टेटमेंट कल दिया योगी जी ने बहराइच के संदर्भ में, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? आपको पता है योगी जी अधिकतर जो कहते हैं वो कर देते हैं। योगी जी डेफिनेटली कर देते हैं। और इनफैक्ट आप एक बात ये सोच सकते हैं कि अभी तक योगी ने ऐसा एक भी दावा नहीं किया है जो उन्होंने पूरा ना किया हो। पहली बात तो आप देखें, सब शुरुआत तो उन्होंने की एसएचओ से। पहले तो पुलिस चौकी का ही खबर लिया, थाने की खबर लिया। पहले तो आज साहब एसएचओ सस्पेंड हो गया, चौकी प्रभारी सस्पेंड हो गया, तमाम पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। रही बात की कीमत चुकाने वाली बात, तो कीमत चुकाना शुरू हो गया है साहब। हमास वाली कार्रवाई हो गई, इजराइल वाली शुरू हो गई है, यकीन वो क्या माने। हुई है? आई एम नॉट अपडेटेड, कृपया अपडेट करें। आज सवेरे तक 25 से 30 आदमी गिरफ्तार हो चुके थे। और हम्म। वो जो नॉर्मल बिलाप है वो शुरू हो चुका था। बाकी हम्म। इतनी सख्त कार्रवाई हो रही है। और होने दे साहब, उसको टीवी पे बहुत उजागर ना करें, अच्छी खासी कार्रवाई हो रही है। नहीं तो वो एडीजी साहब क्यों रिवॉल्वर लेके दौड़ रहे थे? एडीजी साहब रिवॉल्वर लेके इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि वहां पे जो हिंदू क्राउड है वो बहुत ज्यादा एकदम कंट्रोल के बाहर हो गया। एक युवा लड़के की डेथ देखकर वो बिल्कुल बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि योगी लगातार कह रहे हैं। और अच्छा, जब से ये ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद कहीं ना कहीं क्राउड भी शांत हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है। और आप देखेंगे कि वो सख्ती होगी, अच्छी खासी सख्ती होगी, तो उसमें आप मान के चलें कि क्राउड भी शांत होगा। लेकिन क्राउड एकदम उस समय अनकंट्रोल्ड हो रहा था, आगजनी पे वगैरह वगैरह, और पुलिस वालों पे पत्थरबाजी कर रहा था। लेकिन एक बात और देखें, एक बात और देखें सर, एडीजी साहब रिवॉल्वर लेके चल रहे थे। एडीजी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अगर रिवॉल्वर लेके दौड़ रहा है
उसके बाद भी एक जवान ने गोली नहीं चलाई, एक फायरिंग नहीं हुई। बड़ी बात। और आप कह रहे हैं इतनी हमास वाली कार्रवाई हो रही है। चलिए हम आपसे डिटेल ना नहीं ना 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 पूछेंगे। ना 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 ना, हमास वाली कार्रवाई हो चुकी, इजराइल अच्छा वाली हो। कार्रवाई हो रही है। हमास वाली कार्रवाई हो चुकी, आपने लड़का भी मार दिया, आपने जश्न भी मना लिया। इजराइल वाली कार्रवाई अब हो रही है और अब फिर से सियापा शुरू हो गया है। हाँ तो फिर तो ह्यूमन राइट्स वाले पहुंचेंगे वहां पे। अरे और शुरू हो गया, मानवता के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, संविधान के नाम पे शुरू हो गया साहब। तो चल रहा है राहुल मतलब। गांधी नहीं पहुंचेंगे क्या? राहुल गांधी तो थोड़ा एक तो डिप्रेस बहराइच है। वालों को भी मैं अजीब बात है कि बहराइच का जो सबसे बड़ा जो बहराइच जाना जाता है वो इसलिए जाना जाता है कि वो सालार मसूद जो था भतीजा आपके मोहम्मद बिन कासिम का, उसको मार के राजा सुहेल देव ने और भारत से बाहर खदेड़ा था और उसकी वहां पे बना दी मजार। ये खदेड़ा नहीं था साहब, खदेड़ा नहीं था, समूल नाश कर दिया था। समूल नाम उसको तो मार ही दिया था और बाकी हाँ, पूरा उसके ने सबको। उसकी सेना में किसी को इस लायक नहीं छोड़ा था कि वापस जाके बता सके। कहते एक आदमी छोड़ा गया था कि जाके बता देना। मतलब बहुत कम ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें आखिरी आदमी तक समाप्त कर दिया गया। और और यो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका जिक्र किया था, आपको याद हो। जी जी जी, राजा सुहेल देव तो हमारी विरासत के रक्षक हैं और उनकी बजाय वहां पे वो सालार मसूद की मजार चल रही है वहाँ बहराइच में। और हम लोग भी जो है ना वो गजब के लोग हैं साहब, ये बताइए। आतंकी की भी मजार बना दी वहां पे। एक में हेमू की भी मजार बन गई। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जिसने लड़ी थी अकबर से, वो शख्स जिसने अकबर की सेना को हटाकर दिल्ली पे कब्जा किया था, हेमू वो शख्स था जो कि दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला आखिरी हिंदू राजा था। उसकी भी समाधि पे मजार बन चुकी है। मैंने तो सुना है कि वो जो कुरुक्षेत्र का जो मैदान था वहां भी मजारें वजारें बन गई। साहब वो बद्रीनाथ में बता रहे हैं कि मौला बदरुद्दीन की मजार है, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो कमाल ही हो गया साहब। हमको कभी कभी लगता है कि आगे इसीलिए तो वो बरेलवी मौलाना जो है वो चिल्ला रहे हैं कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा जाकिर नायक के लिए, जो वो कह रहा है कि साहब ये मज़ारे हैं, ये सब शिरक है, दरगाह हमारे वगैरह। प्रयाग हमारे प्रयागराज से एक मोहतरमा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। वो आजकल लेफ्टिस्ट सर्किल की बड़ी प्री हैं। उनके पिताजी एडिस्ट एडवोकेट जनरल रहे हैं, उनके दादाजी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। मेरी परिचित परिवार है। तो उन्होंने अभी एक थ्योरी दिया था कि हिंदू धर्म 100 साल पहले था ही नहीं, हिंदू धर्म की उत्पत्ति पिछले 100 साल में हुई है। तो साहब उनको बीबीसी, गांधी जी ने उत्पत्ति की है। अब नहीं, गांधी जी नहीं की, बहरहाल उन्होंने, अब उनको लेके हम्म। बीबीसी से लेके अल जजीरा तक उनका इंटरव्यू ले रहा है साहब, एकदम नई थ्योरी लेके आई। तो अब इसका क्या किया जाए सर। नाम क्या है साहब मोहतरमा का? मेरे ख्याल है दिव्या द्विवेदी। अच्छा वो आईआईटी वाली तो नहीं? एग्जैक्ट आईआईटी दिल्ली। एग्जैक्ट। अब आईआईटी दिल्ली इस चीज के लिए जाना जाने लगा है। अब देख लिए ये एक तो जो है वो थोड़ा मैं किसी जमाने में जो इनकी मदर के साथ में ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम किया करता था। मैंने इनको बहुत बचपन में देखा है। आप बताइए वो ऐसी बातें कर रही। एक मैं इसको थोड़ा सा और एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि इस बार जो घटनाएं हुई हैं, वैसे तो घटनाएं लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार जो घटनाएं हुई हैं, क्या इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी है क्योंकि ये जो हरियाणा वाली घटना है, इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीजन्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने भी ये बात की थी कि ये जो हरियाणा में हुआ ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, एक वाटरशेड की तरह है। और एक कुछ लोग तो इसको पानीपत का चौथा युद्ध भी बता रहे हैं, पानीपत का ऐसा चौथा युद्ध जिसमें हिंदुओं की जीत हुई। तो इसको लेके क्या इनको लग रहा था कि साहब की ये जीत लिया तो उसके बाद बस हम दिल्ली जीत लेंगे और बस हम तो जो है वो शंभू बॉर्डर खोल देंगे, कब्जा कर लेंगे दिल्ली के ऊपर।
ये भी कोई कॉन्टेक्स्ट है क्या इसका? बिना बात कांग्रेस परेशान है। अगर हरियाणा की घटना को पूरे कंटेक्स्ट में देखे तो उसका दुख कम हो जाएगा। अभी तो उसका दुख कम ही नहीं हो रहा है। अगर वो देखे कि मेवात की 3 सीटों को हटाकर दोनों के बीच वोट प्रतिशत तकरीबन 3% हो जाता है, तकरीबन 3% हो जाता है। वो भी अगर हुड्डा हुड्डा जैसी 2 सीटें और हटा दिए तो भगवान ही मालिक है। तो ऐसा क्लोज इलेक्शन नहीं रहा है साहब, ऐसा क्लोज इलेक्शन नहीं रहा है। लेकिन चूंकि मन बन चुका था कि साहब हम हरियाणा में आ रहे हैं। अच्छा, हरियाणा में तमाम पुलिस अधिकारी से लेके आईएएस अधिकारियों से लेके तमाम ब्यूरोक्रेट्स लाइन लगा के हुड्डा साहब से मिल भी रहे थे, अगले मुख्यमंत्री से। तो मतलब कहीं ना कहीं दे मेड अप देयर माइंड्स। 2022 में मैंने देखा साहब उत्तर प्रदेश में पूरी ब्यूरोक्रेसी जाके अखिलेश यादव के यहाँ हाजिरी देने लगी थी। इतने ढेर सारे लोग मान रहे थे कि आ रहे हैं अखिलेश। इस बार हुड्डा क्या दे रही थी? इस बार हुड्डा क्या दे रही थी? तो इतना ज्यादा मन बन चुका था, नहीं सब जीत ही। अच्छा, इनके साथ खिलवाड़ अगर मैं समझता हूं, एग्जिट पोल वालों ने बहुत बड़ा साथ तमाशा किया। 2024 में उन्होंने भाजपा के साथ खिलवाड़ किया पहले लोकसभा में, और फिर हरियाणा में कांग्रेस के साथ खिलवाड़ किया। दोनों को इतना इतना लंबा चढ़ा दिया ताड़ के पेड़ पे कि दोनों को गिर के बड़ी चोट आई साहब। उनको भी लग गया था कि साहब हम 400 पार जा रहे हैं, 240 पे रुक गए, और इनको लग रहा था कि साहब हम 75 सीट ला रहे हैं। तो इनका सफाया हो गया। तो एग्जिट पोल वालों का भी अच्छा, एग्जिट पोल अब मैं मान के चलता हूं कि कम से कम आने वाले कई सालों तक एग्जिट पोल पे भरोसा करना तो दूर की बात, लोग देखेंगे भी नहीं देखेंगे, ये भी मुझे संदेह है। ऐसे एग्जिट पोल जो है बड़ा थैंकलेस जॉब होता है। टोटली थैंकलेस जॉब होता है, मैं बिल्कुल क्योंकि मानता हूँ मैं थैंकलेस। करता रहा हूं लगातार, और अगर हरियाणा का मैंने सही हो नहीं गया, किया तो मैं बच गया। सही हो गया तो नो क्रेडिट, गलत हो गया तो फिर लीजिए। तो हाँ, जो ये ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है इसको, क्योंकि ये पूरे भारत में इसका रिएक्शन हो रहा है इस हरियाणा के लॉस का, तो इसमें बहुत अधिक क्या हमारे जो पूरा जो सेक्युलर क्लब था, इस्लामिस्ट क्लब था, तो ये जो इकोसिस्टम था, इसने क्या आवश्यकता से अधिक इसके ऊपर भरोसा कर लिया था, और अब ऐसा लग रहा है कि साहब की दुनिया ही चली गई उनके हाथ से, और अब अगले 5 साल के लिए फिर वो मजबूर हो गए। मैं साहब साबित कर दे रहा हूँ हरियाणा का लॉस कितना ज्यादा झटका दिया है इनको। जयराम रमेश, योगेंद्र यादव, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, सबके चिल्लाने के बावजूद ना ट्वीट में, ना बयान में, ना मीटिंग में राहुल गांधी ने ईवीएम की बात एक बार भी नहीं की। इसलिए क्योंकि उनके जितने गठबंधन के, इंडी गठबंधन के जितने घटक दल थे, नतीजे आते ही सब उनको बता दिए कि साहब ये ईवीएम की नहीं, तुम्हारे अहंकार की हार है। सबसे पहले साहब केजरीवाल ने बताया, फिर ममता बनर्जी ने बताया, फिर अखिलेश यादव ने तो लिस्ट ही जारी कर दी। फिर आपने देखा कि वो एक अरे भाई उमर अब्दुल्ला जिनके साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, उसने तक कह दिया कि अपने अंदर झांको। हाँ, शिवसेना ने कह दिया। तो ईवीएम वाली बात ही नहीं आ पाई। तो अब मतलब आप सोचें कि पहला चुनाव है जिसमें ईवीएम की बात जिस दिन शुरू हुई थी उसी दिन खत्म हो गई। वरना एक एवरेज पे एक हफ्ते सियापा चलता है। तो इस बार एक हफ्ते की जगह एक ही दिन जयराम रमेश ने बात उठाया, योगेंद्र यादव ने उठाया, और बात समाप्त हो गई। राहुल गांधी ने ईवीएम पे एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई कि साहब ईवीएम वाली थ्योरी कोई बाय नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज और देखें संजय साहब, इसमें मैं आपकी भी राय चाहूंगा। मैं देख रहा था सुप्रिया श्रीनेत को, जब वो अपना वीडियो डाल रही थी, उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि आप लोगों को बहुत निराशा है कांग्रेसियों, मेरे भाइयों, लेकिन जिस तरह आप अपने नेताओं पे कीचड़ उछाल रहे हैं ये अच्छा नहीं है। तो अरे वो भाजपा से संबोधित नहीं थी, वो कांग्रेसियों से कह रही थी। तो बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे, सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। तो साहब बात देखें, भाजपा को तो आप अलग ही कर दें। पहले इंडी गठबंधन से प्रहार होने लगे, फिर पार्टी के अंदर से प्रहार होने लगे। और रही से ही कसर वो साहब वेणुगोपाल और उनकी गर्लफ्रेंड की बात जो वानखेड़े ने शुरू कर दी, तो उसने जब जिसे कहना चाहिए ना पूरे मामले में तड़का लगा दिया। तो उसके बाद ये झटका बहुत बड़ा हो गया है साहब। मैं मैंने एक वीडियो किया था परसों गोविंद वल्लभ के साथ में, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। नहीं देखा हो तो उसे अवश्य देखिएगा। जरूर एक साफ फोटो दिखा रहे हैं कि
वेणुगोपाल जी जिनको अपने हाथ से ऐसे वो दे रहे हैं कैंडिडेचर, वो उसको 2 टाइम एमएलए का टिकट काट के उसको दे रहे हैं, और वो चौथे या 5वें नंबर पे जा रही है। चौथे पे गई तो थी चौथे नंबर पे जा रही है। और वो तो और वेणुगोपाल जो वेणुगोपाल जिसका वो जिसका वानखेड़े टिकट कह रहे काटा हैं था, इन्होंने तो, वो कह वानखेड़े तो कह रहे हैं इन्होंने हरियाणा को अय्याशी का अड्डा बना लिया। जिसका टिकट काटा था उसने ये स्टेटमेंट दिया, शारदा राठौड़ ने, कांग्रेस में अब टिकट चमड़ी और दमड़ी के आधार पर मिलते हैं। कमाल है। कैप्टन कैप्टन अजय यादव का स्टेटमेंट सुनिए कि मैं इनके हाँ, ऑल इंडिया पिछड़े वर्ग संगोष्ठ का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन हकीकत ये कि मेरी कोई औकात नहीं है, मुझे मीटिंग में बुलाया नहीं जाता, राहुल गांधी मुझे भाव नहीं देते, ओबीसी की कोई जगह नहीं है कांग्रेस में। ये भाजपा नहीं कह रही है, ये संजय दीक्षित नहीं कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये उनके पिछड़ा दल संवर्ग का अध्यक्ष, ऑल इंडिया अध्यक्ष कह रहा है, अजय यादव। तो आप सोचे ना, इतना ज्यादा पार्टी के अंदर से इतना जबरदस्त हमला हो गया। पहले तो आया साहब गठबंधन के अंदर से हमला, फिर आया पार्टी के अंदर से हमला। तो इस समय राहुल गांधी बहुत सदमे में है, आप इसको समझे। सदमे में तो खैर राहुल गांधी जल्दी जाते नहीं हैं, वो स्थिति प्रज्ञ हैं इस मामले में। साहब बहुत स्थिति तो प्रज्ञ हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, बहुत ही ज्यादा स्थिति प्रज्ञ हैं। और स्थिति प्रज्ञ होने के कारण एक कारण ये भी है, कभी कभी मुझे लगता है उनको स्थिति समझ में नहीं आती, तो प्रज्ञ बने रहते हैं उसको। तो वो हमारे यहाँ वो माँ कहावत कहती थी कि जिन्हें ना व्यापे जगत गति, आप समझ ही रहे हैं। तो उनको जगत गति नहीं व्यापती है साहब। तो लेकिन इस बार झटका ज्यादा लगा है और नजर आ रहा है। ये साहब क्या है, सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। नहीं तो सर, मुझे इस बार झटका लगने का एक और कारण नजर आ रहा योग है ना। योग की स्थिति में है वो। नहीं, झटका लगने का एक और कारण है, हार जीत से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, 88 बार हार चुके हैं। देखिए, झटका हाँ कोई दूसरा हाँ, भी लग रहा है ना। उनके राइट हैंड है वेणुगोपाल, राइट हैंड है वेणुगोपाल, और उनके ऊपर याशी का आरोप लग रहा है। ये बात राहुल गांधी को कहीं ना कहीं समझ में आई होगी, यकीन कीजिए। अब और क्या नहीं कहना। उन्हें उन्हें गलत लग रहा होगा साहब, मेरे ऊपर नहीं लग रहा है, जबकि मैं युवा हूँ और वेणुगोपाल के ऊपर लग रहा है। अरे भाई, मैं भी तो थाईलैंड जाता हूँ, बर्मा जाता हूँ, वियतनाम जाता हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं लग रहा, और इसके ऊपर लग रहा है, ये तो गलत बात है ना उनकी। चलिए, आज आपने लगा दिया उसको, संतोष हो गया होगा उनको। अब आपने कही दे, थाईलैंड की बात करी डाली आपने। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, उनका मित्र है ना वो शोएब चौधरी, वो तो रोज ही सारे डिटेल दे रहा है, वो तो होटल होटल के पते तक दे देता है कि साहब रंगून में इस होटल में रुके थे, कोई खंडन भी नहीं आ रहा, तो हम क्या माने। और ऊपर ऐसा है से ना कि हमने उनका जो है वो एक शेयर कर दिया, तो हमारे ऊपर एफआईआर और करा दी, उसको शोएब जाकर हमें चौ हाई कोर्ट में स्टे लेना पड़ा। अच्छा। और शोएब हाँ साहब, चौधरी जयपुर का। डायलॉग्स के ऊपर भी एफआईआर कराई है, और किसने नहीं, कांग्रेस के कर्नाटका यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने, छोटे अरे मोटे ने साहब, नहीं। मैंने तो सीधे सीधे सोनिया गांधी का मुकदमा झेला और 1996 एआईआर में रिपोर्टेड है, जीता हूँ हाई कोर्ट से। जस्टिस जीपी माथुर का जजमेंट है, डिफेमेशन का है। हाँ, हम्म। सोनिया गांधी यहाँ पे कमला नेहरू की चेयरपर्सन थी, और उन्होंने अस्पताल ने मुझ पर मुकदमा किया और मैं जीत भी गया साहब, डिफेमेशन का। 1996 के एआईआर में रिपोर्टेड है। लेकिन मेरी बात सुने, ये जो राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, आज आज सुना है महाराष्ट्र गए हैं, आज महाराष्ट्र गए हैं, और राहुल गांधी पे एक ये आरोप और जो पार्टी के अंदर से बड़ा गंभीर लग रहा है, कि जिस समय टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस समय भी वो विदेश भाग गए थे, और सब कुछ उन्होंने हुड्डा पे छोड़ दिया था। हालांकि मैं समझता हूँ इसमें राहुल गांधी की गलती नहीं थी, हुड्डा उनके बस में ही नहीं थे। वो तो कहते ही रह गए, यार शैलजा को अकोमोडेट कर लो, शैलजा को एक टिकट दे दो, हुड्डा का नहीं देंगे, हरियाणा मतलब हुड्डा। हकीकत ये है कि राहुल गांधी का कोई लोड ही नहीं ले रहा था। तो राहुल गांधी इस समय सदमे में पहली बार फॉर वॉट एवर रीजन नजर आ रहे हैं साहब, इतनी बड़ी हार के बाद। जिस तरह की उनका, और जैसा उन्होंने अपनी मीटिंग में फ्रस्ट्रेशन निकाला मल्लिकार्जुन खड़गे वाली, उन्होंने देखे सब हार की क्या वजह बताई, कि लोगों ने अपने व्यक्तिगत हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। यही बात तो कही ना, उन्होंने तो खुद ही अपनी पार्टी को ब्लेम कर दिया। ये पहली बार हुआ है। ये तो साहब राहुल गांधी के मुंह से तो नहीं अच्छा लगता। नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, इनकी इमेज तोड़ता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब राहुल गांधी कौन सा पार्टी हित को सर्वोपरि रखते। आप, वो
तो क्या ही कहा जाए। पार्टी तो उन्होंने तो एकदम बुरा हाल कर दिया है। कहीं पार्टी को केजरीवाल के पैरों में डाल दिया है, कहीं सपा के पैरों में डाल दिया है, कहीं लालू के पैरों में डाल दिया है, कहीं स्टालिन के पैरों में डाल दिया, कहीं किसी के ममता बनर्जी के डालने के लिए परेशान रहते हैं, वो पैरों तक में लेने को तैयार नहीं होती, कहती हमसे कोई मतलब ही नहीं है, गेट आउट है। यहाँ तक कि वायनाड जैसी सीट पे मुस्लिम लीग इनसे कह रही साहब जिस सीट पे 45% मुसलमान है उस पर आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए इसको। वामपंथी कह रहे हैं आप केरल ही छोड़िए। तो मतलब भगवान दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। चलिए, हाँ, इसीलिए तो लगता है ना कि साहब कि ये जो 2024 के लोकसभा में हुआ था ये आखिरकार हो कैसे गया। नहीं, खैर वही वो वाली भी एक बात, टूटी हुई घड़ी भी 2 बार सही वक्त दिखा देती, वो वाली बात होती। नहीं नहीं, देखो 2024 जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया इसलिए मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे तमाम गंभीर मुद्दे वक्फ बोर्ड जैसे जो 303 सीटों द्वारा हैंडल नहीं किए गए, वो 240 सीटों द्वारा हैंडल हो रहे हैं। वो नंबर एक। 240 में ही हैंडल होंगे, 303 में हाँ कभी नहीं। हाँ। दूसरे, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, शुरुआत योगी ने किया कटोगे बटोगे के था, उसके बाद उसको मोदी ने आगे बढ़ाया, फिर आरएसएस को जमाने बाद हिंदू राष्ट्र याद आया, फिर अभी मोहन भागवत का ये कहना कि कमजोरी अपने आप में पाप है। मोहन भागवत मतलब एकदम पूरा यू दुर्बल टर्न लेते। देवो घातकः। तो पूरा जिस तरह का यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि साहब ये भी ठीक है। कहते हैं ना कि लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। तो ये 240 सीट को ऐसे ही समझे आप। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, आपका ट्वीट है कि इमरान प्रतापगढ़ी को आपने कोट किया है। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि बहराइच के हवाले से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मेरा अपना मानना है, जो आदमी यहाँ पे कहता था कि ये शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा, जमाने तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, वहां जाके कह रहा था कि कल भी सब भी भारी था, मैं आज भी सब पे भारी हूं, बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूं। तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का दरबारी शायर अगर कानून व्यवस्था पे भाषण देता है तो कुछ ऐसे ही लगता है कि कांग्रेस मोहब्बत पे, केजरीवाल ईमानदारी पे और लालू यादव परिवारवाद पे भाषण दे। नहीं, लालू यादव फैमिली प्लानिंग पे भी दे सकते हैं। किसी पे भी वो खुद भी कह सकते हैं। लालू यादव, देखिए लालू यादव भी बड़ा उनका एक बना जोकर वाला हिसाब रहता था। मुझे याद है जिस समय वो अपने चरम पे थे राजनीति, उनसे एक सवाल पूछा गया कि साहब उत्तर प्रदेश, आपके बिहार में बहुत ढेर सारे बेकार हैं, तो बहुत उनका सही है, जिस बात का उनके पास जवाब होता था उसका जवाब देते, जिसका नहीं होता था कैसे देते। क्या हम सबको एक एक कार दे दूंगा फिर कोई बेकार नहीं रह जाएगा। तो बने जोकर थे साहब, वो भी समझ लीजिए। जानबूझ के जोकराई करते थे वो। असली जोकराई लड़का करता है। वो नैसर्गिक जोकराई करता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार हमें शीघ्र ही दोबारा मिलना पड़ सकता है, कि वो जो इजराइल की कार्रवाई चल रही है उसको देखने के बाद फिर हम तय करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं बस सभी चलते चलते मैं भी इस बात को एक बार कहना चाहूंगा कि बहराइच में जो कुछ हुआ है बुरा हुआ है, लेकिन बहराइच में जो कुछ होगा वो भी मामूली नहीं होगा। जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम से।